आज हम मिसेस वान्या के साथ जो डिज़ाइनर हैं उनके विचार हम जानेंगे अपने विषय पर जो है फ्लेम मैनेजमेंट। आइए शुरू करते हैं। आज मैं राजश्री से मिली जो जीएचएस स्कूल की स्टूडेंट हैं और इन्होंने एक बहुत नए टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट की है। जो इनका टॉपिक है वो है फ्लेम मैनेजमेंट और एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक है बिकॉज क्योंकि हमें तो पहले घर में हम लोग थे तो हम लोग को यही बताया जाता था, यहाँ तक कि दूरदर्शन पे ऐड भी आता था इसका कि मतलब कि खाना बनाने से पहले सारी तैयारी कर लो, सब्जी काट लो, आटा सान लो, दाल को भिगो दो, चावल को भिगो दो ताकि गैस की बचत हो, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब पहले से भीगी रहेंगी तो जल्दी पक जाएंगी। हम लोग को तो हो गई तैयारी और कुछ पका हो तो तुरंत ही दूसरा चीज़ चढ़ा दो। ये सब चीज़ें हम लोग को बचपन से आज तक मतलब बचपन से पेरेंट्स से ही सिखाते हैं लड़कियों को बेसिकली कि ये करो वो करो, मतलब ऐसी चीज़ें से गैस बचत होती है। और अभी मतलब राशि ने एक नया टॉपिक लाया फ्लेम मैनेजमेंट, तो इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही ये अलग टॉपिक है इनका। इस टॉपिक में मैंने मतलब कि फ्लेम बचाओ, हमने सारी तैयारियां तो कर ली लेकिन जब हम फ्लेम ही नहीं बचा रहे, सारी तैयारियां कर ली और हम फ्लेम ही नहीं बचा रहे तो कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। फ्लेम तो हमारी वेस्ट ही हो रही ना, चाहे हम सारी चीज़ें उड़ा दें और तेज आंच पे खाना पकाएं। तो आज इन्होंने मुझे अपने टॉपिक मतलब राशि ने मुझे अपने टॉपिक के बारे में बताया, तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च करा कि देखें इन्होंने जो बताया कि कम जो बर्तन का डाया है उसके अंदर खाना पकाइए आप, तो आपको मतलब खाना उतने ही सेकंड में पकेगा, आपकी फ्लेम भी बचेगी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि हम तेज आंच पे खाना तो बहुत तेज पका लेते हैं भैया खाना, लेकिन बर्तन भी जल जाते हैं। बर्तन भी जलते हैं, बाद में फिर रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, काम वाली बाई अलग से चिल्लाती है कि बर्तन भी है। तो ये भी है कि बर्तन पूरे काले हो जाते हैं चाहे कितना सुंदर बर्तन खरीद के लो, इसका भी नुकसान है। आइस को भी हमारी बहुत इफेक्ट करता है, तेज आंच है आइस बहुत हमारी जलती है, फेस पे इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें में भी बहुत नुकसान। कई बार तो ऐसा होता है कि तेज कई बार तो ऐसा होता है मतलब इसके में आपको एक नुकसान जैसा कि मैंने महसूस किया या ऑब्जर्व किया, कई बार ऐसा होता है तेज आंच पे हम खाना पका रहे हैं और वहीं बगल में खड़े होकर सब्जी काट रहे हैं, बाल आगे आधे तो ऐसे ही जल जाते हैं। ये सब चीज़ें को बहुत नुकसान है, जब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वो नहीं करते पर ये बहुत नुकसान की चीज़ है। तो आज मॉर्निंग में मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि जो राशि ने बताया, तो मैंने देखा कि जो बर्नर होता है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक हाई का और एक लो का। मिड वाला जो होता है लो पॉइंट होता है, देन जो उसके आगे होता है वो हाई पॉइंट होता है। तो हमने खाना पकाया, तेज आंच पे खाना पकाया, तो क्या हुआ जो फ्लेम्स थी हाई वाली, लो वाली तो अपनी स्पीड पे थी कि वो बर्तन के एक पॉइंट को उसने ले लिया, वहीं पे असर कर रहा था। हाई वाला क्या था, बर्तन तक तो बर्तन का जो डाया था उसे तो गर्म कर रहा था, लेकिन बर्तन के डाई के बाहर भी पूरा बर्तन भी जलाया, देन आइस पे भी इफेक्ट कर रहा था, आंखें भी जल रही थी, नुकसान कर रहा था। फिर हमने आँच को धीमा किया, आँच को धीमा करने पे भी सेम ही वही था कि धीमा वाला अपनी स्पीड से था और जो तेज वाला जो उसका पॉइंट होता है वो बर्तन के डाई के अंदर था, जिसकी वजह से मतलब ये था कि हमारी जो फ्लेम थी मतलब हमारा जो खाना था उतने ही देर में पका, उतना ही टाइम लगा और हमारी फ्लेम भी बची, बर्तन भी नहीं जला हमारा, रगड़ रगड़ के फिर उसको धो, ये भी बेनिफिट था। तो राष्ट्रीय जो आपका टॉपिक है वो तो बहुत ही अच्छा है और इससे हमें इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदा है। ये फ़ायदा है कि अब अगर हम गैस बचाएंगे, जैसे आज हमने दिन में खाना बनाया, तेज आंच पे नहीं पकाया, धीमी आंच पे पकाया, टाइम पीरियड उतना ही लगा, हमने खाना पकाया, जो हमारी गैस बच रही है, इससे फ्यूचर में बेनिफिट क्या है, हमारा गैस तो हमारी बच रही है ना, तो हम जो बुकिंग करते हैं ऐसे हमारा जो टाइम पीरियड होता है हम 15 डेज पर गैस बुक कर देते हैं, हर 15 डेज पे गैस बुक की 15 दिन गैस चलती है मैक्सिमम तेज आंच पे। हमने अगर हम बचा रहे हैं गैस तो हमारी 1 मंथ तक गैस आराम से चलेगी, उसके बाद हम साल में भी जो सिलेंडर बचाएंगे उसकी वजह से एक सिलेंडर हम लोग पर मंथ बचा रहे हैं, पर मंथ एक सिलेंडर बचा रहे हैं, तो उससे भी बेनिफिट है कि इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है हमारे पास, हमारे फ्यूचर जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनके को भी तो देखने को रहेगा ना कि हमारे पास गैस थी, अभी तो हम खूब मज़े ले लिए, लेकिन उनको भी नुकसान होगा, तो फ्यूचर में भी है और हमारा इकोनॉमिकली भी है और हो सकता है कि उसके प्राइस भी कम हो जाए। जो अभी हम प्राइस बहुत 800 समथिंग 800 कुछ प्राइस देते हैं, वो भी 12 सिलेंडर ही साल में हमें सब्सिडी वाला मिलता है 11, उसके बाद हम सारा पे करके लेते हैं, ठीक है, तो हमें प्राइस भी कम हो जाए। पहले हमें सिलेंडर 400 समथिंग का आता था,
फिर प्राइस बढ़ के 800, जस्ट मतलब डबल प्राइस हो गया उसका। 800 मायने रखता है 400 तुरंत बढ़ जाना। कहाँ हम 400 रुपये, कहाँ वो 410 का, और अभी हम 800 समथिंग पे करते हैं। तो ये भी बेनिफिट है, हमारे गैस के प्राइस भी कम होंगे और उसकी वजह से हमें जो बेनिफिट हो रहा है, हमारे आगे वाली आने वाली पीढ़ी को भी बेनिफिट होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो हमसे नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी तो सिलेंडर मिलेगा अगर बजट में सिलेंडर आएगा। अगर मान लो हमने गैस बचाई साथ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस बचा रहे हैं और प्राइस भी मतलब कम हो गया, तो हमारे जो नीचे हैं, जो नीचे वो 200-300 ज़्यादा 400 रुपये का सिलेंडर भी है तो वो परचेज तो कर सकते हैं ना। मुझे चूल्हे में अपनी आँख तो नहीं झोंकनी पड़ेगी ना, तो उनको भी बेनिफिट होगा, हमारी आगे वाली पीढ़ी को भी बेनिफिट होगा। ये हमें खुद भी सीखना चाहिए, अपने बड़ों को भी सिखाना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और बच्चों को तो बचपन से बताना चाहिए कि गैस बचाओ, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि बचपन से ही अच्छी आदतें डाल दो तो हमेशा रहती है, तो बचपन से ही डाल देना चाहिए। क्या इसे बच्चों की पढ़ाई में इंक्लूड करना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में तो सारी चीज़ें हैं ना हमारी, मतलब हर टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी पढ़ाई में नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। बिकॉज शादी से पहले तो कोई काम नहीं करता ना, मैं भी नहीं करती थी, तुम भी नहीं करते हो, कोई नहीं करता है। बहुत थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो भी जब घर से थोड़ा डांट वाट, ऐसे नहीं। तो ये अगर ये हमारे फ्यूचर में टॉपिक में होगा तो कम से कम हमें नॉलेज तो होगी ना। हम कभी कभी ये होता है कि अभी तो हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, पहले के, या बहुत से पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते। मदर, बेसिकली मदर का वीक पॉइंट है तो सारी मदर्स का। तो हाँ, अगर बच्चे को आ रहा है तो वो अपनी मदर को तो बता सकता है ना, इसका भी तो बेनिफिट है। बेनिफिट खाली बच्चे को नहीं मिल रहा है कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, बेनिफिट उस बच्चे से अपनी मदर को मिल रहा है। अपनी मदर दूसरे को बताएगी, फ्रेंड सर्कल में जो उनका एरिया होगा, कि होता नहीं एक मोहल्ले में, वो अपने मोहल्ले में बताएगी मेरी बच्ची ने ये बताया, तो बेनिफिट तो बहुत हो रहा है ना इसका। इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हो रहा है और बेसिकली ये मतलब फ़ायदेमंद है हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि उन्हें होता है ना जल्दी जल्दी खाना पकाओ, जल्दी जल्दी खाना पकाओ, घर वाले भी चलाते खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो उन वो भी तो बता सकती है ना कि ये चीज़ें हैं वेस्ट मत करो। लड़कों को ही बताया जाए ये चीज़ें हैं वेस्ट मत करो, ऐसे यूज़ करो, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं खाना में ऐसे में बर्तन में कोई भी नहीं चाहिए, खाना ढक के पकाएं। बहुत लोग होते हैं खाना खुला ही खुला पकाते हैं जल्दी जल्दी में, तो वो भी हम लोग की वेस्टेज हाँ, होता है। तो उसके लिए हम जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में हमें ये हो कि ज़्यादातर खाना प्रेशर कुकर में ही पकाएं या ढक के पकाएं, इससे भी, क्योंकि जो भाप बनती है रखने से उससे खाना अच्छा, मतलब अच्छा भी बनता है और जल्दी भी पक जाता है। और खुलने से ज़्यादा हमें भाप तो उड़ जाती है, खाना बनने में 4 घंटे हम उसको चला रहे हैं, भूंज रहे हैं, इसलिए। आजकल तो हम लोग की इजी वे के लिए कुकटॉप्स चले हैं और ग्लासलेस वाले पैन्स चले हैं, वो भी तो यूज़फुल हैं हम लोग के लिए। हाँ, क्यों नहीं है। आपने नोटिस किया है कभी, आपने फ्लेम में, तो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा है, आपने इंडक्शन पे कभी किया है? इंडक्शन पे आप जब बर्तन लेते हो तो वो उतने ही एरिया को गर्म करता है जितने में वो बर्तन होता है। अगर आपने नोटिस किया, अगर बर्तन थोड़ा सा अलग रखते हो ना तो वो बीप बीप आवाज़ करने लगता है, करता है ना। और इंडक्शन का बर्तन भी आपका अलग से आता है, उस पर हम नॉर्मली सारे बर्तन नहीं चला सकते हैं हाँ, नहीं चला सकते उसमें। और मैंने ये बहुत ही अच्छा, मतलब इंडक्शन की एक है कि बिजली को भी हमें बचाना ही चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ बचाएंगे उससे हमें फ्यूचर में ही बेनिफिट, फ्यूचर ही बेनिफिट है। आपने एक चीज़ नोटिस किया था, हम लोग को बीच में एक ऐड आता था, कागज़ बचाओ, पेपर्स बचाओ, बिकॉज क्योंकि पेड़ कटते हैं, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने से ऑक्सीजन की कमी है, उससे हमें नुकसान है। तो ये हुआ था कि जितने ज़्यादा पेपर्स बचाओगे उतना ही कम, मतलब पेड़ कम कटेंगे और वो पेपर जो आप यूज़ कर रहे हो वो किसी गरीब के काम हो सकता है। बेसिकली हम पैसे क्यों कमाते हैं? पैसे तो इसलिए कमाते हैं ना ताकि हम सेविंग करें। अब मैं सुबह निकल जाती हूँ 9:30 बजे और रात में आती हूँ 8 बजे, तो मैं किस लिए कर रही हूँ? फॉर मनी ना, फॉर मनी की सेविंग होगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर अभी तक भी जितने पैसे बचे आए हैं और अभी हम गैस के वेस्टेज को ना रोकें, जैसा आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आगे तक जाएगा, तो नहीं रोकेंगे गैस की वेस्टेज को, तो फ्यूचर में क्या होगा? जितनी सेविंग की है वो तो सारी गैस भी चली जानी है, कोई फायदा नहीं, सारी वेस्ट होनी है। तो जो चीज़ अगर हम सेविंग कर रहे हैं, मनी सेविंग ही नहीं इम्पोर्टेंट है, सेविंग हर चीज़ की इम्पोर्टेंट है, गैस की भी सेविंग इम्पोर्टेंट है। गैस अभी हम, जैसे आपका है अभी पेट्रोल की कमी है, दाम बढ़ जाते हैं, दाम घट जाते हैं, फॉर क्यों? वेस्टेज की वजह से। हम क्या कर रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं, गाड़ी ऑन कर रहे हैं,
वेस्ट ही हो रहा है। उसकी वजह से सारी चीज़ें हैं कि हमें अगर रेड लाइट है तो ये सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो घर में जो चीज़ ईजिली फॉलो कर सकते हैं सिर्फ घर का काम है, वो तो हम कर ही सकते हैं। बाहर तो चलो हमें लगता है इतनी देर रेड लाइट पे खड़े ये वो, दस तो क्या, ये तो हमारा घर का काम है ना, और घर की ही सेविंग हो रही है हमारी। ये बहुत ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं चाहूँगी ये टॉपिक आप बहुत आगे तक लेके थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजश्री है। आइए मिलिए मेरी आंटी से, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वरिष्ठ अध्यापिका हैं। अब ये अपना परिचय स्वयं देंगी। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी है। जब राजश्री मेरे से मिलने आई तो इसने मुझे मैनेजमेंट ऑफ फ्लेम यानी आंच के प्रबंधन के बारे में बताया और मैं इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई क्योंकि ये हमें एक महाबचत की ओर ले जाती है। इससे आप लोग बहुत अधिक आकर्षित होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं चाय बनाकर कि यह कैसे हमें एक महाबचत की ओर ले जाती है। आइए आज हम सीखते हैं चाय बनाना और सबसे महत्वपूर्ण है किस प्रकार हम आंच का प्रबंधन करें, मैनेजमेंट ऑफ फ्लेम करें, जिससे कि हम एक महाबचत की ओर जाएं। देखिए ये मैंने पैन रखा है किस पे, एक धीमी आंच पर, और इसमें मैं पानी डालने जा रही हूँ। अब मैंने एक गलती करी। गलती क्या की कि आंच को एकदम तेज कर दिया। आप देखेंगे आंच तेज हो गई है और आंच पैन के जो पेंदा है उसके बाहर जा रही है। ये बाहर जाना, हम सोचते हैं कि बाहर जा रही है तो ज्यादा जल्दी चाय पक जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आंच कम रखिए। कम रखेंगे तो भी उतनी ही देर में पकेगी, यानी कि पेंदे के जो उसका रेडियस है उसके अंदर ही रखिए, यानी इतनी रखिए। ज्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, केवल आपकी जो गैस की बर्बादी होगी। गैस की बर्बादी यानी धन की बर्बादी। अब देखिए पानी लगभग उबल गया है। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, चाय पत्ती और चीनी। अब एक काम और जो करना जरूरी है वो है चाय को पकाते समय बर्तन को ढकना। इससे क्या होता है राजश्री? इससे वो जल्दी पक जाते, इससे जो हम लोग बना रहे होते हैं वो और जल्दी बन जाते हैं। कि अगर हम लोग खोल के बनाते हैं तो उतना वेस्ट होती है, खोल के बनाने से उतनी आंच बाहर जाती रहती है, और जब ढक देते तो वो उतना जल्दी पकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो भाप होती है वो उसके अंदर सीमित रहती है और उस भाप से वो चाय जल्दी पक जाती है। कोई भी जो चीज होती है वो उसकी गर्माहट उसके अंदर सीमित रहती है और वो जल्दी पक जाती है। इसलिए बर्तन को ढक के पकाना अति आवश्यक होता है। जब भी आप कोई चीज पका रहे हैं, चाहे वो कढ़ाई में हो या खुले पैन में हो, तो उसको आप ढक कर पकाइए, तो उससे भी बहुत अधिक ईंधन की बचत होती है। अब थोड़ा सा ये गर्म हो गया है। अब इसमें हमें क्या मिलाना चाहिए, दूध। थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम मौसम के हिसाब से चाहे तो अदरक मिला दें या फिर इलायची। तो मैं अभी इसमें क्या मिलाने जा रही हूँ, इलायची। फिर इसको ढकना आवश्यक है। बस अभी थोड़ी देर में देखेंगे ये बन जाएगी। आपको लगता होगा इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो समय कम लगता है। इसमें कम क्या कहेंगे कि बराबर ही समय लगभग लगता है,
लेकिन धैर्य की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये प्रेशर कुकर में मैंने आलू रखा है इसको उबलने के लिए। अब इसको मैं जलाऊंगी। ये थोड़ा सा गलत लाइट हो गया, इसको हटा के जलाना होता है। ये भी हम महिलाएं अक्सर गलती कर देती हैं, जो भी कंटेनर इस पे रखा होता है उसके बाद जला देती हैं, तो उसमें एयर नहीं आती है, इसकी वजह से गैस प्रॉपर जल नहीं पाती है। तो इसको इस तरह से जलाना होता है। फिर आंच धीमी होनी चाहिए, इससे ये अच्छे से बन जाएगा। और थोड़ी देर में देखेंगे बहुत अच्छा ही आलू उबल के आपको मिलेगा। चाय भी हमारी तैयार हो गई है लगभग। अभी आप लोगों ने हलवाई के यहाँ आंच देखी है? हाँ राजश्री? हाँ देखिए, वो अपनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ाते हैं, मगर उसकी आंच कढ़ाई के बिल्कुल बीच वाले भाग में उसकी आंच जो रहती है उसी कढ़ाई के बिल्कुल बीच वाले भाग में लगती है और वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलती है। और वो इतनी बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाते हैं, वो हम लोग से उनकी ज्यादा समझदारी का काम करते हैं कि वो बिल्कुल मध्य भाग में उसकी आंच रखते हैं और कहीं उसकी आंच वेस्ट नहीं होती। बिल्कुल सही। जरा सी आंच में इतनी बड़ी कढ़ाई चढ़ाते हैं और कितना सारा कुछ वो व्यंजन पकाते हैं उसमें, ये कभी सोचा है? ये सोचिए। और हम लोग, इतनी ज्यादा आंच होती है, इतने छोटा सा बर्तन होता है। तैयार हो गई है, आलू कुछ देर में उबल जाएगा। चलिए, चाय पीने वाले तैयार हैं और चाय भी हमारी तैयार है। अभी आपने देखा होगा कि चाय बनाते समय जब मैं उसको ढक्कन को हटाने की कोशिश कर रही थी तो हटा नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अत्यधिक गर्म हो गया था। और फिर मैंने चिमटे का प्रयोग किया ढक्कन को हटाने के लिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अस्पष्ट आंच, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती है, ऐसा मुझे किसने बताया? राजश्री ने। और वो लौ इतनी गर्म होती है कि वो खाना पकाने के लिए ही काफी होती है। अब आते हैं हम महाबचत के सवाल की ओर। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पति पत्नी दोनों का काम करना अति आवश्यक हो गया है, यह एक तरीका बचत का हो सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे? आइए देखते हैं। अगर महीने में हम समझिए 1 सिलेंडर का प्रयोग करते हैं अपने पुराने तरीके को उपयोग करके, और समझिए इस तरीके से अगर हमने 1.5 महीने का सिलेंडर बचा लिया तो कितनी बचत कर सकते हैं। हम गृहिणियां जो कि बचत के ओर काफी ज्यादा आकर्षित होती हैं, तो हम सब इस बारे में सोच सकते हैं। ये एक बचत का माध्यम हो सकता है, इससे हम सभी सहमत होंगे। और ये भी हम समझ सकते हैं कि सरकार ने हमारे लिए कुछ सिलेंडर हर परिवार के लिए निर्धारित किए हुए हैं और उन्हीं सिलेंडर में हम लोगों का काम भी चल सकता है। इससे बेहतर और हमारे लिए क्या हो सकता है? धन्यवाद। आप एक शिक्षिका हैं, आप बताइए क्या इसे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल शामिल करना चाहिए। इसको स्कूल स्तर पर ही बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इससे उनको बहुत लाभ होगा। लाभ इसलिए होगा क्योंकि बच्चों के दिमाग में बचपन से ही ये बैठ जाएगा कि हमें इस एलपीजी को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि यह एक महाबचत की ओर हमको ले जाती है और यह हमारे अग्रिम पीढ़ी के लिए भी बहुत आवश्यक है इसको बचाकर रखना। एक परिवार राष्ट्र का सबसे छोटा अंग होता है। यदि एक परिवार इस महाबचत को अपनाएगा और ऐसे ही कई परिवार इस महाबचत से अगर जुड़ जाएंगे तो एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और कई राष्ट्र जुड़ेंगे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा भाव है और एक बहुत ही अच्छा सोच है, कि जिसे कहेंगे बहुत अच्छी सोच है। और यह एक जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छी धारणा है, जिसे हम अगर लेके चलेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। अग्रिम पीढ़ी के बारे में सोच सकते हैं। और हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सोच के चलना है कि आंच तेज करके खाना पकाना जरूरी नहीं है।
यानी कि आंच तेज करेंगे तो खाना अच्छा पकेगा या जल्दी पकेगा, ये अवधारणा गलत है। धारणा क्या सही है, ये कि आंच धीमी में ही उतनी ही देर में खाना पकता है जितना तेज में पकेगा, और आंच की तेज करना आंच की बर्बादी है और ईंधन की बर्बादी है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजश्री है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ, गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर विचार विमर्श करने आई हूँ जो कि मेरे और आपके लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों के लिए फायदेमंद है। मेरा विषय है मैनेजमेंट ऑफ फ्लेम, जो कि हम कैसे अपने बर्तनों के आधार के अनुसार गैस स्टोव की आंच को कम या ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यही विषय क्यों चुना। जब मैं कक्षा 4 में थी तब मेरी माँ का देहांत हो गया था और मेरी बड़ी बहन जो कि उस वक्त कक्षा 7वीं में थी, उसने पढ़ाई के साथ साथ रसोई घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। तब मैं भी दीदी की मदद करने लगी थी, और जहाँ पहले समय पढ़ाई और खेलकूद में बीतता था, वहीं हम आधे समय रसोई घर में ही बीत जाता था। रसोई घर की जब तभी आ जाती थी जब भूख लगती थी, वहीं हम पूरा समय आधा समय बीत जाता था। तब हम लोग को इस पर सोचने विचारने का मौका मिला। तब हम लोग इसको देखते थे कि हम लोग जब कोई चीज़ चढ़ी होती थी गैस स्टोव पे, हम लोग ऐसे ही हाथ सोचते थे कि हम लोग उसको अपने हाथ से उतार लें, तो हम लोग नहीं उतार पाते। तो हम लोग जैसे ही अपना हाथ ले जाते थे बर्तन के पास, वैसे हम लोग हाथ जाते थे, हम लोग हाथ वापस खींच लेते थे। तब हम लोग सोचते थे कि हम लोग का हाथ क्यों जल रहा है। तब हम लोग को इस पर ध्यान आया कि यहाँ कुछ अस्पष्ट लॉ भी होती है, जो कि सिर्फ जो जो रंगीन दिखती है, नीली और नारंगी रंग की जो आंच दिखती है, उसके अलावा भी कुछ होती है जो कि रंगहीन होती है। तब हम लोग को इस पर सोचने का मौका मिला, तो वो इनविजिबल फ्लेम होती है। अब हम कुछ चर्चा करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फ्लेम पर। फ्लेम यानी अग्नि की लौ, फ्यूल यानी ईंधन, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम कुछ चर्चा करते हैं अग्नि के इतिहास पर। अग्नि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन 5 तत्वों में से एक है जिससे मानवीय जीवन का अस्तित्व है। आदि मानव को इस अग्नि तत्व की जानकारी नहीं थी तब तक अग्नि तत्व की जानकारी नहीं थी तब तक वे बंजारा जीवन व्यतीत करते थे। अब उनको अग्नि की खोज से उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया, जिससे कि उस सभ्यता का विकास हुआ। और आज जो हम देख रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत। इसके मुख्यतः 2 ऊर्जा स्रोत होते हैं, दोहराने वाले और ना दोहराने वाले। दोहराने वाले ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो एक बार में खत्म नहीं होते और लंबे समय तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ना दोहराने वाले ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार खत्म हो जाए तो लाखों करोड़ साल लेते हैं दोबारा पुनर्जीवित होने में। हमारी ज़रूरतें तो ऐसी हैं कि हम इनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, तो हम लाख करोड़ साल कैसे इन सब चीज़ों के बिना रह पाएंगे। हम इन न दोहराने वाले ऊर्जा स्रोतों को अगर लंबे समय तक उपयोग करना है, हमें अगर इन न दोहराने वाले ऊर्जा स्रोतों का लंबे समय तक उपयोग करना है तो दोहराने वाले ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। अब हम कुछ चर्चा करते हैं आज क्या है। आज या अग्नि की लौ एक चमकती जलती हुई चीज़ है जो चमकती जलती हुई गैस का आकार जो कि किसी वस्तु या द्रव्य को आग में डालने से बनता है। अग्नि की लौ का जो स्पर्श या अदृश्य हिस्सा होता है वही सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और भोजन पकाने में अगर स्पर्श या दिखने वाली लौ के मुकाबले बात करें तो वही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। हम में से काफ़ी लोग जो अग्नि के इस दिखने वाले लौ के बारे में ज्ञात ही नहीं है, जो कि नारंगी रंग की बाहरी सतह के ऊपर 1-1.5 इंच तक मौजूद होती है। इसकी उपस्थिति का हम बहुत आसान तरीके से पता लगा सकते हैं। तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ सब लोग सोचते हैं कि जो इसका वजूद नहीं है और जब किसी भी लॉक पर अपना हाथ रखेंगे तो
वह तुरंत ही, जब किसी भी लॉ पे अपना हाथ रखेंगे तुरंत ही हम हाथ हटा लेंगे। जो नारंगी रंग की हम लोग को लॉ दिखती है, हम उस पर हाथ उस पर रख के थोड़ा ऊपर तक लेते जाएंगे तो हम लोग को महसूस होगा कि जो हम लोग को ना दिखने वाली लॉ होती है या आँच होती है, वो हम लोग के हाथ को चारों ओर से घेर लेगी और फिर हम लोग का हाथ जलने लगेगा। तो हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि ना दिखने वाली लॉ कितनी प्रभावी और शक्तिशाली होती है, कितनी दूर तक उसका प्रभाव होता है जिसे हम बर्बाद करते हैं। अब हम कैंडल की लॉ की मदद से आज के विभिन्न अंग समझेंगे। अब नीचे शुरू करते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो नीला वाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड का आधा जलना और आगे कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होना दिखाई देता है। उसके ऊपर होता है काला वाला जो कि आधे जले वैक्स को दिखाता है। उसके ऊपर होता है पीला वाला जो कि वैक्स कणों का आधा जलकर ऊपर की ओर जाना दिखाई देता है। उसके फिर बाहर होता है ऑरेंज यानी नारंगी रंग का जो कि स्पष्ट लौ होती है। यहाँ आधे से ज़्यादा जले हुए वैक्स के कण पाए जाते हैं और ये नारंगी वाले के बाहर होती है यहाँ पे इनविजिबल जो कि अदृश्य होती है, रंगहीन लौ होती है। ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ सबसे गर्म क्षेत्र होता है। अब हम अदृश्य लौ को देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। देखिए कितनी दूरी तक ये इसकी गर्माहट रहती है। देखिए ये पन्नी सिकुड़ती जा रही है, स्पष्ट लौ कितनी तेज अपना काम कर रही है। देखिए पन्नी कितनी तेजी से छोटी होती जा रही है, कितनी दूरी से हम इसको पकड़े हुए हैं, ये कितनी दूरी से छोटी होती जा रही है। देखिए सिकुड़ती जा रही है। देखिए कितनी दूरी से स्पर्श लॉ काम कर रही है अपना। देखिए कितनी दूरी से इसकी गर्माहट का पता हम लोग लगा सकते हैं। पन्नी कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी सी हो गई है सिकुड़ के। देखिए पन्नी इतनी बड़ी थी और सिकुड़ के इतनी छोटी हो चुकी है, कितनी ही जल्दी। ऊर्जा के क्षेत्र में सीढ़ी दर सीढ़ी विकास। मिट्टी का चूल्हा, इसकी बनावट ऐसी होती थी जिससे ऊर्जा की हानि बहुत ही कम होती थी। इसकी ऊंचाई करीब 8 इंच, चौड़ाई 6-7 इंच और गहराई 9 इंच तक की होती थी। यह तीन तरफ से दीवार नुमा यू शेप का होता था। इसका आकार तीन तरफ से दीवार और यू नुमा शेप का होता था और एक तरफ से इसमें खुला होता था जिससे कि ईंधन जैसे लकड़ी गोबर के उपले आदि डाले जा सके। पहले यही एक तरीका था खाना पकाने का। और जैसे समय बीतता गया, बढ़ती हुई आबादी के रहने के जगह के लिए जंगल साफ कर दिए गए और गौपालन का चलन भी कम होता गया। जिससे पहले लकड़ी और फिर गोबर और फिर उपले या कंडों की उपलब्धता कम हो गई और लोगों को ये ऊर्जा की बेकदरी का साधन लगने लगा और लोग इससे छुटकारा पाने की राह तलाशने लगे। इससे सुविधाएं होती थी, ऊर्जा की हानि कम होती थी, आसानी से और जल्दी पक जाता था खाना। असुविधाएं होती थी, मिट्टी से बना होने का जमीन पे एक जगह बना दिया था तो इसे दूसरी जगह उठा के नहीं ले जाया जा सकता था। इससे बहुत धुआं होता था जिससे कि वायु प्रदूषण होता था और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारी होने का खतरा होता था। इसके ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक था। लकड़ी जो कि चूल्हे का मुख्य ईंधन है, पूर्ण रूप से मुख्य ईंधन है,
ईंधन के रूप में जलाया जाता था। योग्यता कम होने के कारण वो पूरी तरह से जल नहीं पाती थी। अब हम कुछ चर्चा करते हैं अंगीठी पर। अंगीठी का आकार कुछ बाल्टी से मिलता जुलता होता था। इसका व्यास करीब 6 इंच और ऊंचाई 10 से 12 इंच और गहराई लोहे की जाली तक की 5-6 इंच होती थी। कोयला इसमें ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता था। इसकी सुविधाएं थी। गर्माहट ज्यादा होने के कारण गर्माहट ज्यादा समय तक बनी रहती थी। इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी। अगर इस पर कोई बर्तन रखा हो तो बहुत ही कम गर्माहट निकल पाती थी। असुविधाएं होती थी। यह बहुत धुआं छोड़ती थी, जिसमें कार्बन के तत्व होते थे जो वायु को प्रदूषित करते थे। कोयला, जो कि ईंधन है, पूर्णतः जलने में सक्षम नहीं है। कोयला एक जीवावशेष ईंधन है जो कि न दोहराने वाले ऊर्जा स्रोत है। करोड़ों साल बाद ही पुनः निर्मित हो सकते हैं। बड़े बर्तन न रख पाने की अक्षमता के कारण छोटे बर्तनों में खाना पकाने में समय लगता था। अब हम कुछ चर्चा करते हैं मिट्टी के तेल वाले स्टोव पर। यह 2 प्रकार के होते हैं, हवा भरने वाला और कपड़े की बत्ती वाला। इसके ढांचे का तो आप पहचानते ही होंगे। इसमें से कपड़े की बत्ती वाला स्टोव ज्यादा किफायती होता था, क्योंकि इसमें कपड़े की बत्ती द्वारा थोड़ा तेल आता था, पूर्ण रूप से धीरे धीरे जलता था पूरी तरह से, और हमारा खाना उतनी देर में पक जाता था। इससे सुविधाएं होती थी। मिट्टी का तेल पूरी तरह जल जाता था तो वह कोयले और लकड़ी जैसे ईंधनों से बेहतर है। मिट्टी का तेल पूरी तरह जलकर ज्यादा गर्मी देता था, जिससे खाना जल्दी पक जाता है और हमारा समय बचाता है। इससे असुविधाएं होती नहीं। मिट्टी का तेल एक न दोहराने वाला ऊर्जा स्रोत है, जिसे हमें संभाल कर उपयोग में लाना होगा। इस स्टोव से बहुत धुआं होता था, जिससे कि सांस संबंधी परेशानियां हो सकती थी। गैस जो इसके तेल की टंकी में भरी जाती थी, ज्यादा होने की वजह से वह फट सकता था और दुर्घटना भी हो सकती थी। बिजली वाला हीटर, यह एक खोखले ढांचे का होता था, जिसकी ऊंचाई 5-6 इंच और व्यास 6 इंच का होता था, जिसमें ऊपर की तरफ चीनी मिट्टी से बनी एक गोल प्लेट मोटी टस्टरी बैठाई जाती थी। टंगस्टन मेटल वायर से बने स्प्रिंग भूल भुलैया के आकार में इस टस्टरी में बैठाया जाता था, और फिर बिजली से जोड़ने पर यह स्प्रिंग गर्म होने पर खाना पकाने में काम करती थी। इससे सुविधाएं होती थी। ज्यादा गर्मी होने के कारण खाना इसमें जल्दी पक जाता था। इसमें पहले इस्तेमाल में लाए गए ईंधन का उपयोग नहीं होता तो कोई धुआं धक्कड़ नहीं होता। असुविधाएं, यह बिजली से नहीं चलता, बल्कि उसे चल पाने की चुनौती देता था। कहने का मतलब यह है कि बिजली बहुत खाता है। यह बिजली के झटके भी देता है अगर सावधानी से इसका इस्तेमाल न किया जाए। इस पर सिर्फ सूखी और ठोस चीजें ही पका सकते हैं। कोई तरल चीज अगर पकाई गई तो वह उबलकर बाहर गिरकर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसमें आज की समतली बढ़ाने घटाने न सकने के कारण खाना कभी अधपका तो कभी जल भी सकता था। एलपीजी गैस स्टोव चौकोर, आयताकार, घुमावदार चौकोर के आकार के होते थे। चौकोर में एक बर्नर, आयताकार में 2 बर्नर, घुमावदार चौकोर में 4 बर्नर पाए जाते थे। इसका ढांचा स्टेनलेस स्टील का होता था। रबड़ की एक पाइप गैस स्टोव से सिलेंडर तक लगाई जाती थी, जिससे कि गैस सिलेंडर से गैस स्टोव तक पहुंच सके। आयताकार स्टोव वाला बर्नर 30 इंच लंबाई। आयताकार स्टोव या 2 बर्नर वाला स्टोव 30 इंच आयताकार
आयताकार स्टोव या 2 बर्नर वाला स्टोव 30 इंच लंबाई, 15 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच ऊंचाई के लगभग होती थी। वहीं घुमावदार चौकोर 4 बर्नरों वाला हर तरफ से 20 इंच का होता था। इन प्रकरणों में इसके ऊपरी भाग पर सिलिकॉन प्लेट भी लगाई जाती थी। पहले इसका बर्नर कच्चे लोहे का आता था, अब इसका बर्नर पीतल से बने हुए आते हैं। इसकी सुविधाएं, इस पर खाना आसानी से और जल्दी पक जाता था, समय और ऊर्जा बचाता है अगर अर्थशास्त्र या फ्लेम मैनेजमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। इसकी असुविधाएं, कभी कभी दुर्घटना हो जाती थी अगर सिलेंडरों को सही से न संभाला जाए। वजन ज़्यादा होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता था। कुछ लोग छल कपट से इसमें गैस कम भरनी पड़े इसलिए गैस तक पानी या बालू मिलाकर भर देते थे। यह भी तो एक न दोहराने वाला ऊर्जा स्रोत है जिसके इस्तेमाल का आनंद हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी छोड़ना है। आइए अब चर्चा करते हैं सबसे अच्छे तरीके इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल पर। यह आयत के आकार का होता है। ऊपरी भाग में सिलिकॉन की प्लेट होती है और एक हार्ड प्लास्टिक का डिब्बा होता है। इसमें की तांबे से बनी एक तश्तरी होती है जिसको कि बिजली से जोड़ने पर जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म होती है। इसमें एक वेंटिलेशन यानी कि एक पंखा भी लगा होता है जिससे कि ये ठंडा होता रहता है। ये सिर्फ उतने ही पार्ट में गर्म करती है जितने में कोई भी भगोना हम लोग चढ़ाते हैं या फिर इसके लिए अलग से बर्तन भी आते हैं। हम लोग जो भी इस पर चढ़ाते हैं जितना उसका आधार होता है ये उतने ही आधार पे गर्म करता है। ऊपर साइड इसकी आंच नहीं आती है। ये 14 इंच लंबा होता है और 12.5 इंच चौड़ाई में होता है। इसको उंगलियों के निशानों की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सुविधाएं भी होती हैं। यह बिजली वाले हीटर के सुधारा हुआ अनुवाद है जो लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि इससे बर्तन का उतना ही हिस्सा गर्म करता है जितनी की आवश्यकता होती है। जितना डाया होगा नीचे का उतना ही गर्म करेगा। हम लोग अगर अपने हाथ से उतारना चाहें बर्तन तो हम लोग उतार भी सकते हैं। इसमें कोई धुआं नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती इसको इस्तेमाल करने में, प्रदूषण भी नहीं होता और यह प्रकृति प्रेमी भी है। बिजली की खपत बहुत ही कम करता है। इसकी असुविधाएं भी होती हैं। हमारे देश में भारत में जहाँ बिजली का संकट रहता है वहाँ यह बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं पा सकता क्योंकि बिजली और अब तक तो सिर्फ बिजली से ही चलता था। तो जैसे ही हमने देखा कि इंडक्शन कुकटॉप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है पर भारत में इसकी उपयोगिता कम है, तो हमने इसके पहले जो तरीका अपनाया था यानी एलपीजी गैस स्टोव की असुविधाओं को घटाने पर ध्यान देना होगा। मतलब हम एलपीजी गैस स्टोव का अवलोकन संभाल कर इस्तेमाल करना होगा ऐसा कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित कर सकें। आमतौर पर यह देखा जाता है कि रसोई घर में काम करता है उसे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होती। अवलोकित है कि लोग आँच को लेकर लापरवाही बरतते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वह एकदम तेज आंच पे चढ़ा देते हैं बर्तन, जिससे कि आँच हम लोग की आधे से ज़्यादा वेस्ट होती है और जो हम बर्तन के आधार के अंदर नहीं रखते। अनजाने में लोग आँच और ईंधन दोनों ही खराब कर रहे हैं। गैस को धीमी या तेज करने वाले नॉब ऐसे होना चाहिए कि आँच बर्तन के आधार के आधे व्यास के तक ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं। इस अवलोकन का फायदा हमें हमारे अगले पड़ाव तक ले जाएगा जो कि आँच को संभालकर उपयोग में लाना होगा ताकि हम आँच और ईंधन बचा सकें। पहले पड़ाव में हमने अवलोकन किया
कि आज बर्तन के आधार के व्यास में ही रहकर हमने बर्बादी थोड़ी कम करी। अब वही सिलेंडर थोड़े दिन और चलेगा। जो सिलेंडर 1 या 1.5 महीने चल सकता था, एक परिवार जिसकी जहाँ 12 सिलेंडर की खपत होती थी, अब वहाँ सिर्फ 8 सिलेंडर की ज़रूरत होगी। इस गणित से चलते हैं तो एक सिलेंडर 900 रुपये का आता है। साल के 4 सिलेंडर की बचत 900 गुणे 4 सिलेंडरों में हुई साल की बचत 3600 रुपये यानी 3600। यह सिर्फ आँच और ईंधन की ही नहीं बल्कि अपने रुपए और पैसों को भी संभालना हुआ। परोक्ष दृष्टि से देखें तो हमें परिवार के लिए बड़ी बचत की ओर लेकर जाता है। ऊपर के दोनों पड़ाव हमें हमारी अंतिम पड़ाव तक ले जाएगा, जो कि संरक्षण है, जिसमें हमने जो हमारी खपत से बचाए 4 सिलेंडर हैं, अवलोकन और संभालने के बाद उनसे हम हमारी सरकार की मदद कर सकते हैं, जिससे सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के कल्याण में लगाएगी। अगर ऊपर के पड़ावों को गंभीरता से लिया गया तो ये हमें मदद करेगा कि हम LPG, जो कि एक न दोहराने वाले ऊर्जा स्रोत अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं और प्रकृति सहायक विकास की ओर बढ़ेंगे। फ्लेम को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। यह खाना जल्दी पकाता है और समय भी बचाता है। इससे तेज या नियमित आंच की ज़रूरत नहीं होती। इसमें खाना भाप की शक्ति से पकता है। अनाज जैसे दाल चावल अगर भिगोकर पहले से रख दिए जाएं और बाद में फिर पकाए जाएं तो वह जल्दी पक जाते हैं और आंच और ईंधन की खपत थोड़ी कम होती है। नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल। इसकी बाहरी सतह पर ऐसा पाउडर चिपकाया जाता है जो कि गर्माहट जल्दी सोखने में मदद करता है। इसके अंदरूनी सतह पर भी टेफ्लॉन नामक एक पाउडर चिपकाया जाता है जिससे खाना इसकी सतह पर चिपकता नहीं है। तेल के कम होने की वजह से खाना स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसका ढक्कन ग्लास लिड का होता है, जिसमें एक छोटा छेद होता है जिसे अधिक भाप निकासी के लिए दिया जाता है, जिससे कि खाना ज़्यादा ना पके और गल भी ना जाए। अभी गैस स्टोव के नॉब में केवल 2 ही समतली दी जाती है। समतली और बढ़नी चाहिए, जिससे गैस स्टोव की आंच और कम की जा सके और गैस का एक तिनका भी बर्बाद ना हो। आखिर हमारी ही आने वाली अगली पीढ़ी का सवाल है, कहीं उनको पत्थर से आग न जलाना पड़े। भारत की जनसंख्या है 140 करोड़, LPG उपभोक्ता 15.30 करोड़। अगर हर परिवार एक सिलेंडर भी हर साल बचा पाता है तो हर साल हमारा देश 15.30 करोड़ सिलेंडर बचा पाएगा। एक सिलेंडर की बचत, रुपयों की बचत, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार, परिवार की आर्थिक स्थिति में मजबूती, राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में सुधार। धन्यवाद। ईंधन बचाइए, फ्लेम बचाइए, ऊर्जा बचाइए और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। आज मेरे साथ हैं मिसेस ज्योति फ्रांसी, जो कि सेंट माइकल स्कूल मलिकापुर नोएडा डिस्ट्रिक्ट की में टीचर है। और आज हम इनसे अपने विषय पर फ्लेम मैनेजमेंट पर जानेंगे, इनके विचार क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि राशि की उन्होंने मुझे हर चीज़ बहुत डीपली एक्सप्लेन करी, तो मेरा सबसे पहला ये था कि आप इस चीज़ को अपने किस स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। मतलब एज ए प्रोजेक्ट केवल आप इसे बाइंड अप करना चाह रहे हो अपने स्कूल के लिए, या आगे भी आप सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट सजेशन जो जितना भी इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, नई भी लगी
और मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को ये आगे थ्रू कॉम्पिटिशन स्कूल में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में अवेयर करना, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं थ्रू पोस्टर मेकिंग, ऐसे राइटिंग, और इसके ऊपर स्पीच के लिए भी बच्चों से बोला जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये आगे भी बहुत कुछ कर सकती हैं और टैलेंट है भी इनमें, इस चीज़ को ये आगे बढ़ाने में। ये हमारे देश के लिए 100% लाभकारी है, और भी मैंने इनके द्वारा इट्स अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये होना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे ही, बल्कि उनको पता होना चाहिए इस चीज़ को कि वो किस तरह से, हाँ थोड़ा कहीं मैं मदर होने के नाते भी कहीं थोड़ा सा डरती हूँ कि बहुत छोटे जैसे किड्स हैं, स्पेशली अभी तक तो हमने यही किया था अपने बच्चे के साथ कि जब तक वो 4th 5th में थी मैं उसके सामने गैस ऑन नहीं करती थी या रेगुलेटर ऑन नहीं करती थी कि अगर वो देगी और हमारे एब्सेंट उसने किया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन थियोरेटिकल तो उन्हें बताना ही चाहिए, जो मुझे लगता है कि उसमें मैं गलत थी। तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस चीज़ को आगे नहीं ले भी जाना चाहिए, और नो डाउट ये आगे काम में मैं तो चाहूँगी कि ये हमारे स्कूल में आए, मनकापुर ITI में, जहाँ पे ये बच्चों से मिले और इन्हें भी वहाँ बहुत कुछ मतलब उनसे मतलब इन्हें जो बेनिफिट होगा उसके। आज मेरे साथ हैं मिस्टर राजीव कुमार सक्सेना, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं से कमर्शियल टैक्स में, जो कि अपने समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं। आज हम उनके विचार जानेंगे फिल्म मैनेजमेंट पर। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं राशि को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने फिल्म मैनेजमेंट जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज के परिवेश में मेरे दृष्टिकोण से है उसको चुना और उसको अपने अध्ययन का एक पार्ट बनाया। फ्लेम मैनेजमेंट बेसिकली मेरे दृष्टिकोण से फ्यूल मैनेजमेंट है, और फ्यूल मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो वास्तव में हर व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को, देश की इकोनॉमी को, सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। फ्लेम मैनेजमेंट, फ्लेम एक तरह की एनर्जी है जिससे राष्ट्र का पहिया चलता है। एनर्जी हम लोग तरह तरह की एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, गैस के रूप में हम एनर्जी को यूज करते हैं, और भी कई तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन फ्लेम मैनेजमेंट को यदि बहुत नजदीक से देखा जाए तो मेरे दृष्टिकोण से एक ऐसी फ्लेम LPG के रूप में जो प्रत्येक घर में इस्तेमाल होती है, उसका मैनेजमेंट कहना इसको बेहतर होगा। जैसा कि हम जानते हैं और जैसा मुझे राशि ने भी थोड़ा अभी बताया ये डिस्कशन करने के पहले, कि हमारे देश में लगभग 20 करोड़ LPG उपभोक्ता हैं। जो भी LPG हम यूज करते हैं उसका 70% हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। कई 100 करोड़ रुपए का जो हमारा वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है वो विदेश से आयात होने वाली LPG पर खर्च होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस LPG को हम प्रॉपरली यूज करें, प्रॉपर यूज से यहाँ पे मतलब है यदि प्रत्येक नागरिक
इसका इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति, विशेष तौर पर महिलाएं, ये जानती हैं कि एलपीजी स्टोव किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से वो साफ होना चाहिए, उस पर किस तरह के बर्तन किए जाने चाहिए, जिससे जो एलपीजी हम यूज कर रहे हैं उसका 100% यूज हो, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो और उसकी बर्बादी बिल्कुल ना हो। अगर प्रॉपर फ्लेम मैनेजमेंट हर व्यक्ति जानता है और अपने इस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है, और आप कल्पना करिए कि जिस देश में 20 से 25 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हो, अगर वो वर्ष में एक भी एलपीजी सिलेंडर की बचत प्रॉपर फ्लेम मैनेजमेंट करके करते हैं, तो उससे कितनी अधिक फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और हमारी विदेशों पर निर्भरता कितनी कम हो जाएगी। ये जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बचत है, इसको हम राष्ट्र के निर्माण में दूसरे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बचत है, जब हर परिवार में प्रॉपर फ्लेम मैनेजमेंट होगा, एलपीजी पे उसकी डिपेंडेंस कम होगी, एलपीजी का प्रॉपर यूज होगा, तो हर परिवार के बजट से जो पैसा इस मद में खर्च होता है उसमें से काफी बचत होगी। हर परिवार की जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे और वो इन पैसों को अपनी समृद्धि में इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि हम एलपीजी के आयात के लिए विदेशों पे बहुत हद तक निर्भर हैं, और विदेशों से आयात होने वाले आयात, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से कारकों पे निर्भर करते हैं। कभी कभी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच में युद्ध होने लगते हैं। अभी कुछ साल पहले इराक में युद्ध की स्थिति हुई, और इराक से जो भी देश फ्यूल का आयात करते थे, उन देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिल गई। कारण क्या था? क्योंकि इराक से किए जाने वाले आयात लगभग असंभव हो गए, और रातों रात हर ऐसे सभी देश जो इराक से आयात पर निर्भर थे, उनकी सरकारों को एक बिल्कुल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो अगर प्रॉपर फ्लेम मैनेजमेंट हम करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन से हम बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं, पहला। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एलपीजी सिलेंडर्स को कैरी करने के लिए हमें लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट लेना पड़ता है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट का। अगर प्रॉपर फ्लेम मैनेजमेंट है और फ्लेम का 100% यूज हो रहा है, तो जो हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम है उस पर लोड कम होगा, और लोड कम होगा तो एनवायरनमेंट में भी प्रॉपर असर होगा, और जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो राष्ट्र के निर्माण में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दूसरे तरह से हमें मदद कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि प्रॉपर फ्लेम मैनेजमेंट ना होने की वजह से अपने देश में ही एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। सब कुछ होने के बावजूद लॉजिस्टिक्स हमारी नहीं सपोर्ट कर पाती। तो इन सारे बातों को अगर गौर से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे तो ताज्जुब होता है। वास्तव में मैं पुनः राष्ट्रीय को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि क्लास 8th की स्टूडेंट होने के बावजूद उसने एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक चुना जिसका दूरगामी परिणाम है, दूरगामी प्रभाव है। और मेरे दृष्टिकोण से तो जो राष्ट्रीय का क्लास लेवल है उसमें, उसके सिलेबस में
और जो बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और इस तरह की संस्थाएं हैं, वहाँ पर इस टॉपिक को बाकायदा सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय के लेवल के स्टूडेंट्स के सिलेबस में उसको शामिल कर दिया जाए तो आप कल्पना करिए कि जो यही लोग हमारे फ्यूचर हैं, और जब ये प्रॉपर फ्लेम मैनेजमेंट करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण कितना आगे निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं राष्ट्रीय को यही एडवाइस दूंगा कि वो जब उन्होंने कितने अच्छे शुभ काम में हाथ लगाया है और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुना है, तो यहाँ पे ना रुकें और आगे इस टॉपिक पे अपना वर्क आगे जारी रखें। और हो सके तो इसका मटेरियल और कलेक्ट करके इसको एक स्मॉल बुक के रूप में पूरी अपना प्रेजेंटेशन दें। उसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो वास्तव में इनके तरफ से राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और उनके इस काम में, जैसे आज हमसे ये इंटरव्यू ले करके कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं, उनके इस काम में आगे मेरी जो भी मदद होगी उसे मैं सदैव करने को तैयार रहूंगा, क्योंकि मुझे इनके इस प्रयास ने बहुत अधिक प्रभावित किया और इसके लिए मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर संजीव कुमार के साथ हैं, जो SFMC शियार्ट्स के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के गेस्ट फैकल्टी हैं। आज हम इनके विचार जानेंगे हमारे टॉपिक पर, जो फ्लेम मैनेजमेंट है। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय जिस विषय पर आप बात कर रही हैं, फ्लेम मैनेजमेंट, वो आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा होनी चाहिए कि ये विषय कैसे व्यापक हो और कैसे हम फ्लेम का मैनेजमेंट कर सकें। तो मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसमें सबसे पहले तो हमको इसकी उपलब्धता पे बात करनी चाहिए कि इसकी उपलब्धता कितनी है, हमारे पास ऊर्जा का संरक्षण कितना है और इस ऊर्जा को हम संरक्षित करके किन किन चीजों को और विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हमारे पास जो, चाहे वो प्राकृतिक गैस की ऊर्जा हो, चाहे ईंधन की हो, चाहे कोल की हो, और चाहे अन्य जो प्रकार के ऊर्जा हैं जिससे हम देश की प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, उन ऊर्जाओं को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं और उसके बाद उन ऊर्जाओं का संरक्षण करके कैसे हम देश को, विश्व को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने जिस विषय पे, जिस मुद्दे को आपने उठाया है, वो वाकई में बहुत ही तार्किक और बहुत ही सारगर्भित है। इसलिए इस विषय पे बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे विचार से यह लगता है कि अगर इन विषयों को, सबसे पहले तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, तो पूरे विश्व की आबादी का 20% जनसंख्या जो वो कहाँ रहता है, वो भारत में रहता है। तो इसलिए इस देश में 1,25,00,000,000 लोगों की आबादी है और उसका 80%, जो 70% आबादी है, वो कहाँ रहती है, गांव में निवास करती है, और 30% आबादी जो है वो शहरों में निवास करती है। तो शहरों में गैस के जो ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस की जो ऊर्जा है या पेट्रोलियम एनर्जी जो है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपने यहाँ भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। चाहे वो प्राचीन काल से हो और चाहे वर्तमान काल में हो, भोजन मनुष्य की क्या है, मौलिक वो आवश्यकता है कि बिना उसके मनुष्य रह नहीं सकता। भूख के बिना मनुष्य का जीवन शायद असंभव हो। अगर उसके पास भूख ही नहीं होगी तो मनुष्य का मनुष्य होना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस विषय को, फ्लेम मैनेजमेंट को, जब हम खाना बनाने की प्रक्रिया में ले जाते हैं, तो खाना घर में जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार कौन बनाता है, महिलाएं ही ज्यादातर इन कार्यों को करती है, ये आपको मालूम है। तो इसलिए हम महिलाओं को कैसे संरक्षित करें, प्रशिक्षित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यह जो विषय है फ्लेम मैनेजमेंट, इसको पाठ्यक्रमों में लाना होगा और उन विद्यालयों में ज्यादा इसको फोकस करना होगा जहाँ पे महिलाएं या बेटियां पढ़ती हैं या शिक्षा लेती हैं। तो फीमेल एजुकेशन में इस पाठ्यक्रम को
इम्पोर्टेंट और अनिवार्य कंपल्सरी एजुकेशन के रूप में इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, जब ये अनिवार्य विषय बन जाएगा तो हमारी जो आगे वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए यह विषय बहुत ही क्या होगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए बेटियों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और जब बेटियां होंगी, जिस देश की बेटियां संरक्षित होंगी, सुरक्षित होंगी, उसी देश का फ्लेम क्या होगा, वो भी सुरक्षित होगा, मैनेज होगा, मैनेजमेंट उसका बेहतर होगा। तो इसलिए हमको इस प्रक्रिया में सबसे पहले हमको अपनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना होगा, और महिलाएं तभी प्रशिक्षित होंगी जब हम इन विषयों को गृह विज्ञान के साथ इस विषय को भी, इस पाठ्यक्रम को भी जोड़ेंगे। किसमें, स्कूली शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में। ठीक है, जब हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी या संरक्षित होंगी या पढ़ी लिखी होंगी, तभी वो आने वाली पीढ़ियों को इस विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाएंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्कूली तौर पे जन जागरूकता लानी होगी, और उसके लिए भी आपको गाँव के स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा। जब तक गृहिणी, जो घर की महिलाएं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको जब तक हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, जब तक उनको उन चीजों के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक वो फ्लेम को कैसे मैनेजमेंट करना है ये शायद नहीं जान पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गृहिणियों को हमको फ्लेम मैनेजमेंट के बारे में बताना होगा। दूसरा विषय ये है कि जब आप ऊर्जा का संरक्षण करेंगी तो आप देश के पैसों को भी संरक्षित करेंगे, देश के रुपयों को भी संरक्षित करेंगे। क्योंकि ये जब हम पेट्रोलियम पदार्थ अन्य देशों से लेते हैं तो हम उसके अनुपात में, वहां के अपने रुपयों के अनुपात में डॉलर को हमको क्या करना होता है, डॉलर के रूप में हमको पैसे क्या देने होते हैं, पे करने होते हैं। तो हमारी जो डॉलर के प्रति हमारा जो रुपया है वो बहुत मजबूत नहीं है। तो जब हम डॉलर रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रुपया ज्यादा जाता है और डॉलर कम होता है। ठीक है, तो डॉलर तो मजबूत होता है, लेकिन हमारा जो रुपया है वो लगातार कमजोर होता है। तो जब हम ज्यादा रुपया देते हैं तब कम डॉलर में हमको पेट्रोल क्या मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। ठीक, तो इसलिए अगर हम उनका संरक्षण करते हैं तो हम एक तरीके से अपने देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत करते हैं। और तीसरा विषय जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, वो यह है कि इस विषय को, जिस विषय को आपने चुना है, इस पे पूरे देश में क्या होना चाहिए, शोध होना चाहिए कि फ्लेम मैनेजमेंट पे कैसे हम शोध करेंगे, जिससे हम फ्लेम को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो कैसे मैनेज होगा, तभी मैनेज होगा जब उच्च शिक्षा में इस पे शोध कार्य किए जाएंगे। और इस विषय पे मुझे अपने तौर पे तो कहना ही कहना है, फौरी तौर पे हमको इस बात पे भी ध्यान देना है कि राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकार इस विषय पे क्या सोचती है। क्योंकि अगर आपके विषय पर अगर शोध होता है, राज्य में आपके विषय को मान्यता मिलती है, तो उससे पूरे देश में आपके विषय को मान्यता मिलेगी। और जब देश में इस विषय को मान्यता मिलेगी और इस पे शोध होगा तो ये पूरे ग्लोबल सब्जेक्ट हो जाएगा। आपका जो फ्लेम मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो ग्लोबल हो जाएगा और पूरे विश्व में फ्लेम मैनेजमेंट पे बात होने लगेगी। इसलिए आपके विषय पे शोध होना भी बहुत अनिवार्य है। तो 3 विषयों पर अगर हम काम कर लेंगे तो 3 विषयों से हम 3 और विषयों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले महिलाओं का स्वास्थ्य, अगर हम फ्लेम मैनेजमेंट को करते हैं तो हम महिलाओं को स्वास्थ्य मतलब उनके हेल्थ की ओर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत ज्यादा जो अभी रिसर्च के कुछ आए हैं, परिणाम जो आए हैं, रिसर्च के रिजल्ट आए हैं, उसमें ये लगा है कि महिलाएं जब ज्यादा तेज हीट पे खाना बनाने का कार्य करती हैं तो उसका असर उनकी आंखों पर पड़ता है। ठीक है, तो उनको कुछ ही समय के बाद आंख की कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम फ्लेम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं उन महिलाओं गृहिणियों को, तो उससे उनके स्वास्थ्य में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, उनका स्वास्थ्य क्या होगा, सुदृढ़ होगा। तो इसलिए इस विषय को बहुत अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। दूसरा क्या है, जब हमारे पास ऊर्जा के लिए हम जब देश की इकोनॉमी को दूसरे देश को देंगे तो उससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, जिस अनुपात की हमारी आबादी है उस अनुपात में हमारे पास रोजगार नहीं है, तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो अगर हम ऊर्जा को संरक्षित करेंगे तो हम अपने देश के धन को भी संरक्षित करेंगे और उससे जो है उससे आपकी बेरोजगारी जो है वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो इस लिहाज से, और जो फ्लेम मैनेजमेंट का तीसरा जो मुद्दा है वो इनविजिबल फ्लेम का मामला है। ठीक है, क्योंकि फ्लेम क्या होती है, आपको फौरी तौर पे बहुत ज्यादा आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो इनविजिबल फ्लेम को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, उसको कैसे रोकना है, इस विषय पे भी बात होनी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम गैस स्टोव की बात करते हैं या
इलेक्ट्रॉनिक कुकर्स की बात करते हैं, तो उसके प्रिवेंशन पे हम कैसे आए, उसको हम कैसे रोकें और उसको कैसे और से ज्यादा सेव कर सके। तो इस विषय को ज्यादा इम्पोर्टेंट ठीक बनाना तभी होगा जब हम इस पे कारगर काम कर सकेंगे। ठीक है, हमने मान लीजिए कुकर पे एक आपने दाल चावल लिया, और दाल चावल को अगर हम शाम को, अगर मान लीजिए दोपहर में बनाना है, 2 घंटे पहले अगर हमने चावल को पानी में डाल दिया तो उससे क्या होगा, आपका जो चावल पकने की प्रक्रिया है, उस चावल को अगर हमने प्रेशर कुकर में रख दिया तो हमारा जो समय और हमारा जो फ्लेम है वो दोनों बचेंगे। ठीक है, हमारी गैस भी बचेगी और उसके साथ साथ हमारा समय भी बचेगा। अगर आप खुले भगोने में उसको चलाते हैं तो उससे आपका जो है क्या होगा, फ्लेम भी ज्यादा लगेगा और साथ ही साथ समय भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और जब प्रेशर कुकर में आप बंद करके रखते हैं तो कम मतलब हीट तो वही रहेगी, लेकिन टाइमिंग जो है, ड्यूरेशन ऑफ उसका जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। इससे भी आपकी गैस बचेगी और उससे प्राकृतिक ऊर्जा बचेगी। इससे देश में आप उसको क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजों को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये सारे विषयों पर अगर आप संरक्षित करके फ्लेम को संरक्षित करती हैं तो आप देश के विकास में अपने आप को क्या करती हैं, अग्रणी करती हैं। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रयोग क्या होता है, कुकिंग गैस का होता है। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, खाना किस पे बनाते हैं, गैस स्टोव पे बनाते हैं। तो कुकिंग गैस को हमको सेव करने के लिए क्या होगा, हमको फ्लेम मैनेजमेंट आना चाहिए। जब तक हम फ्लेम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तब तक हम कुकिंग गैस को संरक्षित नहीं कर सकते। चाहे वो स्टोव ही हो, मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थों से आप काम कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थों में आपने स्टोव लगाया, केरोसिन ऑयल की बात की, आप देख रहे हैं जिस तरीके से केरोसिन ऑयल की संपदा लगातार कम होती जा रही है, उससे हमको ये नहीं लगता कि बहुत वर्षों तक हम इसको अपने आने वाली पीढ़ियों को दे सकेंगे। तो हमको इसलिए इस पे अपने आप को क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा। ठीक है, उसमें सारी चीजें आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इश्यू है, जैसे कोल माइंस की बात की जा रही है, आप देख रहे हैं पूरे देश में कोल माइंस की संख्या लगातार घट रही है। ठीक है, तो हम कैसे ये कर पाएंगे कि हम कोयले का उत्पादन इतनी ज्यादा कर सकें कि हम देश की जो आबादी है उसके अनुपात में उसका उत्पादन कर सकें, तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको अन्य जो और प्राकृतिक चीजें हैं उनको संरक्षित करना होगा, और तभी हम इन विषयों पे फ्लेम मैनेजमेंट के सहारे हम देश की आर्थिक सुरक्षा को बना सकते हैं, उसकी समृद्धि को बना सकते हैं, और उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस भी हम बचा सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक वन संपदा भी हमारे पास हमारे देश की आबादी के अनुपात में नहीं है। तो इन सारे विषयों पे अगर आपने जो विषय उठाया वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस विषय को आपको राज्य सरकार को आपको इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार को देना चाहिए, राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप आज जो देश की स्थिति है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप इस देश की एक बेटी है और आपने इस प्रोजेक्ट को दिया है, तो वाकई आपने ये देश को बचाने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री को भी इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, और आपके विषय पर पूरे देश में शोध कार्य और जो भी अच्छे कार्य हो सकते हैं फ्लेम मैनेजमेंट के लिए करने चाहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपको इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले और आप आगे बढ़कर देश का नेतृत्व करें। थैंक यू।